अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, बिलाखिर 8 साल बाद सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस का फैसला आ गया है और कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने रहमान भोला और जुबैर चरिया को सजाए मौत सुना दी है। इसके साथ साथ अदम शवाहिद की बुनियाद पर MQM के रहनुमा राउफ सिद्दीकी को बरी कर दिया है। इस अलमनाक वाक़े की अगर तफसील की तरफ जाएँ तो ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि 11 सितंबर 2012 को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में फैक्ट्री में आग भड़क उठी, जिससे मौके पर 259 मजदूर जिंदा जल गए। और नाजरीन, इस अलमनाक वाक़े के बाद, इस अलमनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान में भी हमने देखे मुजाहरे हुए, मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटियाँ बनी, इसके साथ साथ जुडिशल कमीशन भी बने, जजेस बदले, वकला भी तब्दील होते रहे, लेकिन जो ये इस अलमनाक वाक़े का जो नतीजा था वो कहीं हमें नज़र नहीं आया। लवाहिकीन इंसाफ के ही मुंतज़िर रहे, लेकिन 8 साल बाद बिलाखिर ये फैसला आ गया है। अब देखना ये है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं या नहीं, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की अपीलों पर आज समाअत हुई है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है वफाकी हुकूमत को कि जैसे चाहें नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाए। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत के लिए आसान होगा, इतने रिसोर्सेज हैं हुकूमत के पास कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों होने वाली APC के हवाले से भी बात करेंगे। ये APC अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, ये इत्तेहाद कितना कायम रह सकेगा। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में गुज़श्ता दिनों आर्मी चीफ और DG ISI की जो मुलाकातें हुई हैं पार्लिमानी रहनुमाओं के, उनकी जो तस्दीक है वो भी सामने आ रही है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी तस्दीक कर दी है। आखिर इन मुलाकातों की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, यही वो मामलात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और एहतशाम साहब हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो आज इंतहाई जो अंधुनाक वाक़या था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, उसका आज फैसला आ गया है। इस फैसले पर कमेंट कीजिएगा। आपको लगता है कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? देखिए, इनका केस जब सामने आया तो थोड़ा दिन पहले ही आपने देखा कि मजीद अचकज़ई फॉर्मर MPA आपने देखा, बड़े इन्फ्लुएंशियल, अपने कहा जाता है कबीले के सरबराह भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने, आपने देखा, सारी दुनिया ने देखा, अपनी गाड़ी में एक पुलिस कांस्टेबल को नीचे दे के और उसको जान उसकी ले ली थी। उसके बाद 32 गवाह थे, 32 के 32 गवाह मुनकर हुए या हटाया गया, उनको रीच आउट किया गया, धमकी दी गई, पैसा दिया गया। बहरहाल वो भी मुकदमे में बरी हो गए और बताया गया कि जी वो तो गाड़ी चला ही नहीं रहे थे। अब देखें, इस मामले में भी आप देख लें 400 गवाह पेश हुए थे। बिल्कुल ठीक है ना, 400 गवाह पेश हुए। जैसे आप कह रही हैं 4 सेशन जब जज तब्दील हुए थे, 4 के करीब वकला जो है उन्होंने माजत कर ली थी, सारे इस थ्रेट की वजह से कि वो एक हवा था उस वक्त उनको उनका कि धमकियाँ मिल रही थी। देखिए, अब सवाल ये है कि रऊफ सिद्दीकी साहब, ठीक है, अदालत ने बरी कर दिया। अदालतें हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी एक मामला है, वहाँ तक केस जाएगा। लेकिन लोग इसको इस तरह देख रहे हैं कि जिस तरीके से इल्ज़ामात लगे थे, फैक्ट्री मालकान 20 करोड़ रुपया मांगा गया था उनसे, और खाली पैसा नहीं मांगा गया, कुछ पैसा दिया भी गया। फिर उसके बाद उनके ऊपर उल्टे मुकदमे कायम किए गए। फिर जिस तरीके से उनको मजबूर किया गया, अंदर गए, मुल्क से बाहर भेजा गया, इतनी मुश्किलात। और मेरा ख्याल है सोनिया, सबसे जो बड़ा नुकसान उस वाक़े के बाद हुआ, मैं आज तक नहीं भूलता, कि एक बड़ी फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हुई थी। कराची से बेशुमार लोगों ने अपना पैसा निकाल के, कोई दुबई गया, कोई सिंगापुर गया, कोई बांग्लादेश गया, कोई श्रीलंका गया। लोगों ने कहा कि टोटली अनसेफ कंट्री। मतलब वो उसके पहले भी था, लेकिन उस वाक़े के बाद तो ये लोगों की आंखें खुल के रह गई थी कि भाई यहाँ पे तो एक आदमी है जो लंदन से बैठ के मामला चलाता है। इतना टेरराइज़ किया होता उसने कि मीडिया 10-10 घंटे हॉस्टेज रहता था, जो वो ड्रामेबाजी किया करते थे। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं उसमें, लेकिन कहने का मतलब यह है कि इस वाक़े के बाद, ये 8 सालों के बाद जो लोगों को इंसाफ मिला है, उसमें भी आप देख लें कि अब ये एक तवील सफ़र है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाना है मामलात को। देखें ना, वही बात आती है, अदालती निज़ाम हमारा, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा, प्रोसिक्यूशन वीक है। कितनी सर ज़रूरत है अदालती इस्लाहात में, क्योंकि 8 साल का अरसा और यकीनी तौर पर एक लंबा सब्र आज़मा मरहला। जिस तरीके से आप देख लें आजकल ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के बच्चियों के साथ जिस तरीके से अब्यूज़ किया जाता है, उनको ख़वातीन की इज़्ज़तें लूटी जाती हैं। देख लें दुनिया का मेरा ख्याल है तेज़ी से
जराइम के हवाले से और ख़वातीन और बच्चों के मामले में मामला अनसेफ हो गया मुल्क, सारी दुनिया इसको देख रही है। अब तो देखें, आंखें खुलनी चाहिए हमारी अशराफिया की, हमारी पॉलिटिशियंस की, अपोजिशन की, हुकूमत की, इदारों की। अब देखिए, अगर इस तरह ही चलता रहा तो लोग फिर किस रियासत को सीरियसली नहीं लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों ने सीरियसली ज़्यादा छोड़ दिया जो क्रिमिनल लोग हैं। अब देखना ही है कि कानून का कैसे हरकत में आएगा। अब बल्दिया टाउन के वाक़े में तो मेरा ख्याल है अभी बहुत कुछ होना है जी। बिल्कुल। अच्छा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपके वक्त का। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे ये मौका फराहम। सर, सबसे पहले तो आज जो फैसला आया है सानह बल्दिया फैक्ट्री से मुताल्लिक आपका कमेंट जानना चाहूँगी। 8 साल का सर अरसा लग गया, ज़ाहिर है एक लंबा सबर आजमा मरहला था लवाहिकीन के लिए। आप ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा कि आप समझते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं, असल जो मुजरिमान थे उनका तयन होना अभी बाकी है? मैं नहीं समझता कि कोई इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं। असल तो जो मुजरमान है जिनके कहने पे ये सब कुछ हुआ, बिल्कुल, उनके खिलाफ क्या हुआ है, तफ्तीश कहाँ पे पहुंची है, क्या हुआ है, क्या तो इस हवाले से मेरे ख्याल कोई हुआ। 2 वाकयात ऐसे हैं, एक 12 मई का है, एक ये वाकया है। दोनों जो है वो उनके बारे में कोई अभी तक उसके पीछे कौन है आपको पता है। इस पाकिस्तान जो भी लोग हैं, जो सहूलतकार हैं, उनके लिए इकट्ठा किया जा रहा था, बता लिया जा रहा था, तो उनके खिलाफ क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तो ये वो ऐसे इश्यूज हैं जिनको सामने रखना पड़ेगा और मेरा ख्याल है असर 9 और इसको इसके बाद देखना चाहिए। लेकिन इसमें चोई साहब जो लम्हा फिक्रिया है, पहले तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सोनिया चौधरी मंजूर साहब जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडरों में से हैं और जिनकी स्ट्रगल हमने देखा कि दुनिया जहाँ की सख्तों भी बर्दाश्त की और अपने जिसको कहना चाहिए अपनी क़यादत के साथ लॉयल रहे अब तक हैं। इसलिए आज से तो माशाल्लाह सब लोग इनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। तो साहब ये फरमाइएगा कि इस वाक़े के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जब 20 करोड़ का भत्ता मांगा गया था, फैक्ट्री मालकान उनको मुल्क से बाहर जाने पर मजबूर किया, गिरफ्तारियाँ उनकी हुई थी, एक बड़ी फ़्लाइट ऑफ कैपिटल हुई थी। उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि आज तक मुल्क संभल नहीं पाया। वो जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल थी आज भी नहीं है। आज भी आधे से ज़्यादा जो लोग छोड़ के चले गए थे बाहर ही अपना पैसा नहीं लेके आ रहे। कराची आज भी जिस तरीके से गवर्न किया जा रहा है, जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे, आपकी हुकूमत भी है, लेकिन बहुत से हवालों से कहने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जी ठीक है, इसमें MQM का बड़ा रोल रहा है सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। आपके ख्याल में अब क्या करने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात भी ना हो? और अब तो वो टेरर भी ख़त्म हो गया उस मौसूफ का जो लंदन में बैठ के अब खुद ही डांस गाना अकेले कर रहे होते हैं बैठ के। जी शाम साहब देखिए, सिर्फ लंदन में बैठकर तो नहीं, यहाँ पे जो ऑपरेट करते हैं वो तो अभी तक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि अलमिया ये है कि जो उनको बनाने वाले हैं वो फिर कोई नया उन्हीं के अंदर से एक नया बनाकर ले आते हैं और हमारे सामने एक नई पेशकश फरमा देते हैं कि नहीं आप ये ठीक हो गए, ये पाक साफ हो गए। आप हर फैक्ट्री ओनर की, हर तरह की यही कहानी है। जिससे मर्जी सुन ले, जिसको मर्जी देख ले, तो आपको नजर आएगा कि यही कहानी है। तो कोई खुद मारे गए, कई वर्कर्स मारे गए, कईयों की फैक्ट्रियां उजाड़ दी गई, कई उसमें एक हर किसी की कोई ना कोई कहानी है। अब सवाल ये है कि उन कहानियों का कोई मदावा करेगा। क्या सिर्फ जो फायर फाइटिंग है वो सिर्फ पॉलिटिकल हुकूमतों को करनी है, या बाकी लोग भी जिम्मेदार जो हैं वो भी देखेंगे कि उन्होंने क्या बना के शहर में सिर्फ पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में क्या बना दिया था, उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, आज तक क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये चीजें भी आज देखने वाली हैं। ठीक है आरिफ साहब, जिस तरह से आपने भी बात की कि काफ़ी लंबा अरसा लग गया, 8 साल का अरसा ज़रा एक तवील अरसा होता है, तो 4 जजेस बदले, इंक्वायरियाँ भी होती रही, तो आप समझते हैं कि जिस तरह से अदालती निज़ाम की इस्लाहात पर भी सवाल उठते रहते हैं, तो अब अशद ज़रूरत है कि इन पर इस्लाहात होनी चाहिए? सर आप सुन सकते हैं? जी बिल्कुल होनी चाहिए। ना सिर्फ अदालती प्रॉब्लम किधर है, मैं बतौर एक वकील ये कहूंगा कि इसको पहले तो FIR नहीं ठीक होती, फिर प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं दर्ज होती, फिर प्रोसिक्यूशन कोई इन्वेस्टिगेशन उन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं करते। आपने सारा उनका जो कनेक्शन था, टेलीफोनिक कनेक्शन जो सब था, क्या वो
प्रेजेंट किया, और अगर प्रेजेंट किया है तो फिर उनके खिलाफ क्या है होगा इसके अंदर। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ये सारी चीजें जो है, जो सारे इश्यूज हैं, ये सारा कुछ देखकर आप देखना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यही है कि वो कहते हैं सिविल केसेस में तो कहते हैं कि दादा इंसाफ लेने आता और दूसरे को मिलता है। तो यहाँ पे ये अदालतों को भी देखना पड़ेगा। अदालतें हर जगह पे जाकर घुस जाती हैं, लेकिन उनका जो अपना काम है वो फिर पीछे रह जाता है। तो ये चीजें भी देखने वाली हैं कि क्या जो दहशतगर्दी की अदालतें अगर 8 साल बाद केस का फैसला सुनाएंगी, जिनको एक टाइम लिमिट 3 महीने की है, तो फिर बाकी जो जिन पे कोई टाइम लिमिट ही नहीं है वो क्या करेंगे। तो कुछ स्पीडी ट्रायल्स हुए पीछे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम फिर आ गया कि खोसा साहब ने पूरी जूरिस्प्रूडेंस ही बदल दी। वो जो उन्होंने मायार गवाह का मुकर्रर किया, उससे तो पाकिस्तान में किसी एक बंदे को भी सजा नहीं होती। तो ये चीजें हैं जिनको देखकर फिर नए सिरे से चीजें देखने की जरूरत है, करने की जरूरत है। हर केस का एक टाइम फ्रेम होता है। आम लॉ के अंदर भी कि 1 साल के अंदर फैसला होगा, 2 साल के अंदर, जो सीआरपीसी है उसके अंदर दिया होता है कि आपने 1 साल के अंदर फैसला करना है, 6 महीने। तो उसको इंश्योर कराएं, अदालतें जो है अपना काम करें तेजी के साथ। जहाँ पे पुलिस गलत है, पुलिस को सजाएं मिले, जो गलत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो बिल्कुल उनके खिलाफ भी मौजूद है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये सिस्टम ठीक हो सके। ठीक है। अच्छा सर, आज एहतशाम साहब आपकी तरफ मैं अब आऊँगी। आज जो समाअत हुई है उस पर ज़रा कमेंट कीजिएगा। जिस तरह से अदालत ने कहा है कि वफाकी हुकूमत जैसे चाहे यकीनी बनाए नवाज शरीफ साहब को पेश किया जाए, ECL में भी वफाकी हुकूमत की वजह से ही गए। तो अब इस सारे मामले को आप कहाँ देखते हैं? अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, नहीं आएंगे? हुकूमत को लाना आसान होगा? देखिए सोनिया, मेरा ख्याल है चौधरी साहब ज़्यादा बेहतर हमें बताएंगे, लेकिन एक दो चीज़ें बड़ी अहम है इस हवाले से। आपको याद है जब से नवाज शरीफ साहब 10 माह पहले यहाँ से गए थे, 2 साल की खामोशी के बाद कल उन्होंने अपनी परसों खामोशी भी तोड़ी है। उस वक्त से बहस इस मुल्क में जारी थी कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत ने भेजा है, पंजाब हुकूमत ने भेजा है, फेडरल गवर्नमेंट के आशीर्वाद हासिल थी या अदालतों से गए। आपको याद होगा आसिफ खोसा साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जाने से पहले, अपने रिटायरमेंट से 2-4 दिन पहले, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि हमने नहीं भेजा नवाज शरीफ साहब को, हुकूमत ने भेजा है। हुकूमत कहती है अदालतों ने भेजा। देखें, अब मेरा ख्याल है ये हुकूमत का भी काम है और अदालत का भी काम है। देखें, लीगल प्रोसेस है, सिस्टम को चलाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये तो बहस हो सकती है कि जी पॉलिटिकल केसेस हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, नैब न्याजी नेक्सस है, जो भी कहें, लेकिन सवाल है कि मामला अदालतों की तरफ जब चला जाए तो फिर आपको बहुत सी हवालों से चीज़ों को देखना पड़ता है। मेरा अपना ख्याल है ज़ाती तौर पे कि अदालतों पे अब दबाव है कि जिस तरीके से वो गए हैं, कंप्लाइंस नहीं हो सकी। 8 हफ्तों के लिए गए थे, फिर जिस तरीके से उनके बारे में कहा जाता है हाई कमिश्नर को मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने रेगुलर देनी थी, लंदन में वो नहीं दी गई, वहाँ से पंजाब गवर्नमेंट को आनी थी, वो नहीं आई। फिर पंजाब गवर्नमेंट लाहौर हाई कोर्ट का मौक़िफ़ थोड़ा सा डिफरेंट है इनके जाने पे, क्योंकि वो कहते हैं कि जी अंडरटेकिंग जो दे के गए थे, उन्होंने इस अंडरटेकिंग को चौधरी साहब वो एक्सेप्ट किया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि जी ठीक है, जब ठीक होंगे तो आ जाएंगे। टाइम बाढ़ कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों के लिए जाएं। तो चौधरी साहब बस सवाल ये है कि अब ये क्या इस बहस से हम निकलेंगे? अब सियासी तौर पे तो आप हुकूमत को जो मर्ज़ी कहते रहें, जैसे मर्ज़ी एक्विजिशन होती रहें, लेकिन अदालती मामला है। अब आपके ख्याल में मफरूर उनको डिक्लेयर करने की बात हो रही है, जिस तरीके से उनके बारे में कहा गया है कि जो ज़मानत नाकाबिले ज़मानत वारंट उनके जारी कर दिए गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अब अदालतें क्या करेंगे और हुकूमत क्या कर सकती है? जी नहीं, देखिए, अदालतें तो एक प्रोसीजर है उनका, वो अपने प्रोसीजर के तहत आगे बढ़ेंगी। वो अभी चलेंगी, अदालत अपना प्रोसीजर आगे बढ़ाएगी और बाकी लोग अपना वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि एक नैब का जो तरीक़ेकार है वो कैसे आप इसको जो आज के दिन तक कोई बंदा ये नहीं देख पाया। जो प्रोसीजर जो मियाँ साहब के दौर में जो सैफ रहमान का किरदार था वो शहजाद करने के लिए, अब अगर आप ये कहें, जनरल आसिम बाजवा साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं मुतमिन हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जिससे मुतमिन होंगे उसको कोई नैब नहीं पकड़ेगी और जिससे नहीं मुतमिन होंगे उसको नैब पकड़ लेगी। तो ये हम ये कह रहे हैं कि कम से कम जो गिरफ्तारी का अमल है उसको ही ठीक कर लें। आज शीशा साहब की बेल की है, उनको 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया गिरफ्तार हुए। 1 साल के अंदर रेफरेंस फाइल नहीं हो सकती। तो आप इसका मतलब ये है कि कोई उनके खिलाफ सबूत नहीं था, उनको गिरफ्तार करके 1 साल के अंदर भी आप उनके खिलाफ सबूत नहीं ढूंढ सकते।
तो फिर बाकी क्या रह जाता है? तो साहब इसी हवाले से माजत के साथ पिछले बुध वाले दिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, फजल रहमान साहब के साहबजादे भी थे, शबाशी साहब भी थे, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे और ये सवाल भी उठा और ख़बरें जो अब सामने आई हैं उसमें कहा गया कि आप लोगों की तरफ से यानी अपोजिशन की तरफ से नैब के बारे में गिले शिकवे किए गए। तो आर्मी चीफ ने यही कहा कि भी हमारा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, आप ही ने दोनों ने मिल के जस्टिस जावेद इकबाल साहब को लगाया था, ये आप ही का काम है, ये आप ही ने बुनियादी तौर पे नवाज शरीफ साहब ने 99 में ही आके इसको नैब के अदारे को बनाया था, फिर आगे 2000 में जाने के बाद इसमें अपना जिसको कहते हैं हिस्सा मुशर्रफ साहब ने डाला था। तो वहाँ से भी कहा जाता है कि आर्मी लीडरशिप की तरफ से बड़ा क्लियरली कहा गया, उन्होंने डिस्टेंस किया कि हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं, और फिर ये भी कहा कि सियासत में हमें मद की सीटें, कौमी मामलात में आप जो करना चाहते हैं बैठ के फैसले करें, इलेक्शन आप शफाफ चाहते हैं तो इसके लिए रिफॉर्म लेके आएँ। तो आप इस मुलाकात को जो बड़ी अब वाज़े तौर पे सामने आ गई है, चौधरी साहब आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं देखिए, ये बनाई थी उन्होंने, जहाँ मेरे इल्म में है, गिलगित बल्तिस्तान का जो सूबा है उसके हवाले से बनाना बुलाया था, सब सारी कौमी क़यादत को बुलाकर कहा था, क्योंकि उसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर आप मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि अगर आप उसको सूबा डिक्लेयर करते हैं तो आप इंडिया का जो इक़दाम है उसको सपोर्ट कर देंगे, वो फिर क्या रह जाएगा आपके और उनके मौक़िफ़ में, क्या फ़र्क रह जाएगा कश्मीर के ऊपर। सो ये इसके प्रॉस एंड कॉन्स दोनों तरफ मतलब उस पे बुलाया है। कल बिल्कुल एक डिफरेंट था कि कल को अगर प्लेबिसाइट होता है तो कश्मीर के साथ अगर गिलगित बल्तिस्तान को वोट देता है तो हमारी मेजॉरिटी होगी, उस हवाले से देखना पड़ता। लेकिन वहाँ पे इंडिजिनस डिमांड भी है सूबा बनाने की, इसको बहुत आपने देखना, इस पे बुलाया है, इस पे सारी गुफ्तगू हुई है। अगर ये गुफ्तगू उन्होंने खोली है तो फिर मेरा ख्याल है DGISPR को कहना चाहिए कि फिर सारी गुफ्तगू अगर शेख रशीद साहब कर सकते हैं तो जो बाकी पार्टिसिपेंट्स थे मेरा ख्याल उन्हें भी खोलनी चाहिए तो वहाँ पे क्या क्या गुफ्तगू हुई है। तो जैसा उनको डेफिनेटली मना नहीं किया हो गया, बिलावल भुट्टो डेफिनेटली बोल सकते हैं, शायरी अमान साहब भी सुना थी वो भी बोल सकती है। ठीक है एहतशाम साहब, इस पर मजीद भी कमेंट लेंगे हम चौधरी मंजूर साहब का, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन, उसके बाद वापस आएंगे, मजीद इस इशू को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह से आप कह रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर बात हुई, चले वो मामला तो अपनी जगह, लेकिन जिस तरीके से कहा गया अस्करी क़यादत की जानिब से कि हमें सियासी मामलात में ना घसीटा जाए, इलेक्शन अगर फेयर नहीं हुए तो इसमें रिफॉर्म्स की जाएँ, मिल बैठ कर मसला हल किया जाए, लेकिन फिर उसके बाद APC में इन्हीं मामलात पर बात हुई, तो इस पर क्या कॉमेंट करेंगे आप? नहीं देखिए, अगर इलेक्शन की फेयरनेस का देखना है तो आप सबको पता है RTS कैसे बंद हुआ, कहने बंद हुआ, क्या हुआ 13 के इलेक्शन क्या हुआ था, उससे पहले क्या होता रहा है, IGF जनरल हमीद गुल से लेकर आज तक क्या होता रहा है, ये तो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर किसी को पता है कौन क्या कर रहा है। हम यही कहते हैं कि सबको अपने अपने पार्लियामेंट को अपने आईनी हदूद में चले जाना चाहिए, अदालतों को अपने आईनी हदूद में, फौज को अपने आईनी हदूद में, इलेक्शन कमीशन को अपने आईनी हदूद में। और अगर ये नहीं जाते तो बिल्कुल सिस्टम आगे चलने वाला नहीं है, कोलैप्स कर जाएगा। ये मैं आपको कह रहा हूँ। मियाँ साहब की बातों से आपको या किसी और को इख्तलाफ हो सकता है, शायद भी उनको कहनी चाहिए थी, नहीं कहनी चाहिए थी, ये कहें कि कौन सी बात गलत है। बिल्कुल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है पहले ही कि किसको लेकर आना है, बिल्कुल ये सारा कुछ किया जाता है, लोगों को उठाया जाता है, एक पार्टी में ले जाया जाता है, पार्टियां तोड़ी जाती हैं, पार्टी जोड़ी जाती हैं, नैब को इस्तेमाल किया जाता है, मुख्तलिफ, तो ये तो सबको पता है। लेकिन इसमें चौधरी साहब एक चीज़ बताइए, आप किसी रेडी वाले से पूछे आपको। मैं देख रहा था कि आज आप अंग्रेजी एक बड़े अखबार का एडिटोरियल देख रहा था जहाँ उसने 24 नुकात जो आपके हैं उनको जिस हवाले से पेश किया, बड़ी हद तक अपोजिशन के हक़ में बातें की, लेकिन एक बात उस एडिटोरियल में ज़रूर मौजूद थी। उस पर उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी गैर सियासी क़ुव्वतें हैं उनको हमेशा इनकरेज किया सियासी क़ुव्वतों ने सियासी मामलात के लिए। अगर ये ऐसा ना करें तो ये बड़ी हद तक ये रोल ख़त्म हो सकता है गैर सियासी क़ुव्वतों का। तो आप नहीं समझते कि जो IGI बनाई गई थी उसमें भी आप देख लें उनको किसने इनकरेज किया था? नवाज शरीफ साहब की पूरे लोग उनके साथ शामिल थे,
हमीद गुल के साथ अब तो ये कोई बात नहीं रही। तो ये तो मामला जब सियासी लोग जब आए 2006 का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद भी आप देख लें माजरत के साथ वो लोग तो ये भी कहते हैं कि जी मरूमा आपकी लीडर साहबा जो है ना वो तय करके गई थी कि जी अब आज के बाद किसी मिलिट्री डिक्टेटर से बात नहीं होगी, लेकिन मुशर्रफ साहब के साथ उनके मामला तय हो गए थे। जी नहीं देखिए, ये जहाँ पे मेरे पार्ट पे कोई गलती होगी मैं तो ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या इस मुल्क के जो जमीनी हकायक हैं उनको कैसे समझे, उनको कैसे देखें। मसलन मोहतरमा ने हमारे से एक सवाल किया था कि जनरल मुशर्रफ की ताकत किसमें है, हम सब ने कहा कि यूनिफॉर्म में। तो उन्होंने कहा जब तक वो यूनिफॉर्म नहीं उतारता तब तक क्या होगा। फिर जब मियां साहब ने और पूनम ने बाइकाट कर दिया, और उस वक्त आपको याद होगा 2008 वाला इलेक्शन, तो मोहतरमा ने मियां साहब से सिर्फ यही सवाल किया था कि अगर मियां साहब आप लोगों को रोक लेंगे पोलिंग स्टेशन पे जाने पे तो मैं भी बाइकाट करने के लिए तैयार, लेकिन अगर आप नहीं रोक पाएंगे वो इलेक्शन करवाएगा, 2/3 सीरियस से वो जीत जाएगा, आप रोते रहिएगा, दुनिया उसको तस्लीम कर लेगी, फिर आप रोते फिरिएगा। मियां साहब ने फिर वो इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। तो मोहतरमा ने उस वक्त जो सबसे बड़ा काम किया था वो उसकी वर्दी उतरवाई और उससे एनआरओ नहीं मांगा था। ये तो शुजात साहब का रिकॉर्ड पे है, वो तो कह रही थी कि आपने जो तरमीम की है 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बना वो खत्म करें। तो वो चौधरी शुजात ने कहा कि इसका मकसद ये है कि वो जहाज में वो तो वज़ीर आज़म बनकर बैठ के आएगी, आप ये ना मानिए उनको जो मर्जी देते। और फिर फाइट डाउन हुआ, एनआरओ आपको याद है, सारे केसेस मेरिट में बनी हुए। तो हम ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होना चाहिए। हमें आप मारते 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 वैसे मादर के साथ चोई शुजात साहब इस बात से इनकार करते हैं कि हमने एनआरओ को सपोर्ट किया था। वो कह रहे थे हमने कहा था एनआरओ मत दें। नहीं देखिए, उस वक्त एनआरओ नहीं कर रही थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं मांगा था। एनआरओ के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन का भी था। एनआरओ सिर्फ ये नहीं था, केसेस के अलावा भी बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर इलेक्शन था, इलेक्शन की बहुत सारी बातें थी। आपको तो पता है, आप तो हम सब वो इलेक्शन में क्या करना है क्या नहीं करना बाकी चीजें। और फिर वो से जनरल मुशर्रफ जो है वो सारे से मुकर गया। वो आपको पता है, फिर मोहतरमा को सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया। मोहतरमा की सिक्योरिटी का इशू था उस वक्त, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई। तो आपको पता है, आपके सामने जो कुछ हुआ फिर सबके सामने है। और जो मुशर्रफ ने यही थ्रेट की थी अमेरिका के अंदर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को कि मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, फिर आप अगर जो कुछ हुआ आप उसकी जिम्मेदार खुद हो। तो ये चीजें पाकिस्तानी तारीख का हिस्सा है। हम तो बिल्कुल कोई एनआरओ नहीं मांगा था। हाँ, ये मांगा था कि आप तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की जो शेख है उसको हटा दें। ठीक है, ठीक है। एहतशाम साहब जरा मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि चोई साहब भी कमेंट करें। चोई साहब, ये एपीसी के ख़त्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बज़ाहिर तो मुल्की सियासत में एक नया मोड़ तो डेफिनेटली आया है। जो 2 सालों में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अफ़ाम व तफ़हीम के साथ मामला तय होने चाहिए थे वो नहीं हुए, कानून साजी नहीं हुई, बहुत से हवालों से मामला कहीं और चले गए। हुकूमत जो कह रही है बार बार कि जी हमने नहीं छोड़ना जिन्होंने करप्शन किया है, लेकिन 2 सालों में मंतकी अंजाम तक कोई भी केस नहीं जा रहा। अब सवाल ये है कि कल की परसों की एपीसी के बाद लोग इसको इस तरह देख रहे हैं चोई साहब कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है ना 2 बड़ी पार्टियां हैं। मौलाना फजल रहमान के साथ लोग कहते हैं एक दफ़ा शायद फिर हाथ हुआ है, जो उनका क्लिप वायरल हुआ है उससे तो पता नहीं कैसे कागज़ क्या पकड़ाया, बोल क्या गए। अब सवाल लोग कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी किसी सूरत में चोई साहब रिस्क नहीं ले सकती कि वो सिंध की हुकूमत को छोड़े, वहाँ से असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे, जो कि मौलाना साहब कल कह रहे हैं, तल्ख लहजे में भी कहा गया, सुना उन्होंने कहा वैसे भी कि असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिए बगैर आप काम नहीं कर सकते। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब का आप रवैया देख लें, उनकी जो पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस हुकूमत को हटाना चाहते हैं मार्च के इलेक्शन से पहले, यानी मार्च के सेनेट के इलेक्शन से पहले वो इस हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं ताकि PTI की और पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत है वो बढ़ ना जाए। आमतौर पे कहा जा रहा है कि जी अगर ये ऐसा हो जाता है तो इलेक्शन होते हैं सेनेट में मार्च के, तो उस हवाले से PMLN और मौलाना फजल रहमान की पार्टी का सफाया होगा और ये पीपल्स पार्टी और आप लोगों को फ़ायदा होगा। सवाल मेरा तो ये सब आपसे ये है कि अगर सारा कुछ होने के बावजूद 4 महीने का टाइम दिया, अल्टीमेटम आपने दिया, लेकिन अगर इन चीज़ों पे जो मौलाना लोग कह रहे हैं कि असल दूल्हा तो मौलाना फजल रहमान ही रहे,
अब तक वही हैं, जिस तरीके से वो मुसलसल नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते में हैं, वो तो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जी बगैर असम्बलियों के इस्तीफ़ा दिए हुए बात नहीं बनेगी। उन्हीं के असम्बलियों के बारे में जिनको वो रात दिन कहते हैं जाली हैं, उसका सदारती इलेक्शन भी लड़ा था, उनके साहबजादे उसके मेंबर भी हैं, छोटे भाई साहब जो है ना वो सेनेट के मेंबर भी हैं। तो आप डाइकॉटमी आप नहीं देखते कि ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की सियासत दोनों तरफ से हो रही है? नहीं, देखिए ये हम कोई एक पार्टी है नहीं है, हर पार्टी का अपना अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अल्टीमेटली एक लंबी डिस्कशन के बाद मौलाना साहब का ख्याल था कि शुरू ही इस्तीफों से करें हम। दूसरी सारी पार्टियों का ख्याल था कि ऐसे नहीं होता, पहले आप मोमेंटम बनाएं, उसके बाद तमाम आईनी, कानूनी और सियासी जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जाएंगे, इंक्लूडिंग रेजिग्नेशन, इस्तीफों समेत। तो इस पे सारों ने इत्तेफाक कर लिया, मौलाना साहब ने भी इत्तेफाक कर लिया। पहले उनका मौक़िफ़ था, वो हर जमात को अपना मौक़िफ़ रखने का हक है। हम ये समझते हैं कि मौलाना साहब तो पहले दिन ही इन असम्बलियों से कहते थे कि आप जाए ही ना। हम पीपल्स पार्टी थी जो ये चाहती थी कि इमरान खान को कुछ टाइम दिया जाए, ये अपने आप को एक्सपोज कर देगा, जितने इसने झूठे वादे किए हुए हैं, जितने इसने प्रॉमिसेस किए हुए हैं, ये इनमें से कोई भी पूरे नहीं कर सकते। और अगर इमरान खान नहीं आता तो बिल्कुल लोगों के अंदर ये गलतफहमी रहनी थी कि 200 अरब डॉलर बाहर से आ जाता था, पेट्रोल 46 रुपए लीटर बिकना था, जो बिजली है उसकी कीमत आधी हो जानी, यहाँ पे गैस सारे खित्ते के अंदर सस्ती हो जानी थी, आटा और चीनी और महंगाई हो रही है। तो सर ये आपकी बात बिल्कुल वजन वाली है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान पीटीआई की हुकूमत पे है। बिल्कुल, कारकर्दगी के हवाले से सवालिया निशान है। शाम साहब मजीद इस पर भी बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, नाज़ लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एहतशाम साहब, आप जरा सवाल अगर दोहरा दें, फिर हम अगले इशू पर आएंगे। जी तो सुन लिया जो मैं कह रहा था, एक चीज़ बताइएगा चौधरी साहब, लोग कह रहे हैं कि जो APC का मुश्तरका एलामिया सामने आया है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें जो मुतालबात आप लोगों की तरफ से रखे गए हैं उनको मनवाने के लिए आपका एक्शन प्लान वो कहते हैं बड़ा कमज़ोर है। मौलाना फजल रहमान साहब अपनी सियासी तन्हाई से निकलना चाहते हैं, उनका अपनी सियासी बका का मसला है, तो आपकी दोनों पार्टियों की अपनी तरजीहात हैं। तो मामला लोग कहते हैं कि ये 4 महीने का टाइम और आखिरी वो एहसन इकबाल साहब कहते हैं ऑप्शन सब्जियों को से इस्तीफ़ा देने वाला। तो लोग यही कह रहे हैं कि जी बज़ाहिर हुकूमत के लिए कोई बहुत बड़ा थ्रेट जो है ना वो अपोजिशन नहीं बन पाएगी। जी नहीं, देखिए शाम साहब, आपका इतना तजुर्बा है, हर पार्टी का अपना अपनी तरजीह, जितनी भी पार्टियां आई हैं इसमें कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी अपनी तरजीहात नहीं है। और अगर अपनी तरजीहात ना हो, अपना मैनिफेस्टो ना हो, अपना प्रोग्राम ना हो, तो वो अलग पार्टी क्यों हो? जब आप इत्तेहाद में बैठते हैं तो मौलाना साहब का मैंने कहा कि वो कहते थे तहरीक शुरू ही यहाँ से करें। जैसे उन्होंने पहले कहा था कि मैं धरने में जाऊंगा, हमने कहा था कि धरने में ना जाए, पहले एक मोमेंटम बना लें। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो का पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त साबित था। आज फिर उनका ये ख्याल था, हमने कहा कि तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल खुले रखेंगे और उसको इस्तेमाल कब करना है, कैसे करना है, इस पर सारे मुशावरत करेंगे। लेकिन अभी पहले मरले पे इस्तीफे देना कोई अक्लमंदी की बात नहीं या कोई बेहतर हिकमत अमली नहीं होगी। तो उसमें फिर अल्टीमेटली मौलाना साहब ने तस्लीम कर लिया, तभी आकर इलामिया पढ़ा ना, वरना तो कैसे पढ़ते, वरना तो वो उठकर वहां से चले जाते, एक पार्टी कम हो जाती। तो ये ऐसा नहीं हुआ। उस पे एक लंबा, हमने 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, हम आए हैं कोई 10 बजे के करीब, 9:30 10 बजे के करीब। तो वो डिस्कशन होती रही, उसके मुख्तलिफ पहलू थे और मुख्तलिफ लोग उसमें इन्वॉल्व रहे। तो उसके नतीजे में एक आपको पता है नेगोशिएटेड सेटलमेंट है। हम कोई किसी का हुक्म, ये तो नहीं था कि कोई आर्मी या कोई यूनिट है कि जिसको ऊपर से हुक्म दे दे तो वो सारे मान ले, ऐसा तो नहीं था। ये एक पॉलिटिकल लोग जब बैठते हैं तो एक लंबी पॉलिटिकल नेगोशिएटेड सेटलमेंट होती है जो कि हुई। और ये एक बड़ी कामयाबी, उससे भी बड़ी कामयाबी ये है कि एक इत्तेहाद का फैसला किया गया। जैसे MRD थी, ARD, वैसे ही PDM का नाम तजवीज किया गया। ये सबसे बड़ा इशू कि हम कोई कंक्रीट चीजें लेकर बाहर निकले। फिर एक पूरा प्लान दे दिया गया कि अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर में क्या करना है, दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, फिर उसके बाद आगे क्या होगा। लेकिन चौधरी साहब, आपकी पार्टी का एक बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र है और जिसको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, वो ये है कि आप मजहबी कार्ड कोई भी इस्तेमाल करे उसके आप ख़िलाफ़ हैं।
जिस तरीके से आपकी क़यादत डे वन से मैं देखता हूँ जो है नज़रियाती पार्टी बहुत से हवालों से आज भी हम देखते हैं उनका वैसे ही रवैया है। अभी ये कहा जाता है कि जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब का और नवाज शरीफ साहब का वो किसी वक्त कभी भी कोई मजहबी कार्ड खेल सकते हैं, वो कभी इकट्ठे भी हो सकते हैं। और दूसरा ये बताइए कि लोग कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी ये कतई तौर पर रिस्क नहीं लेगी कि वो सिंध से जो है ना वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दे और 3 साल पड़े हुए हुकूमत को क्यों इस तरह अपनी छोड़ दें, जबकि नवाज शरीफ साहब की पार्टी जिस तरीके से उन्होंने तकरीर की है उन्होंने आना नहीं है, गिरफ्तारी होने का दूर दूर तक निशान नहीं है, उनके लिए मुश्किलात बढ़ती नज़र आ रही हैं। लिहाजा वो इमरान को देखना तो चाहते हैं हट जाए सीन से, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई और आके हटा दे, ना असम्बलियों से इस्तीफ़ा देना पड़े ना सड़कों पे आना पड़े, क्योंकि सड़कों पे आने के लिए वो कहते हैं शायद अब इतना तड़ नहीं रहा PMLN के अंदर लोग वोट देते हैं, इनके लिए नहीं आएंगे। और शायद पंजाब में जिस तरह आपकी पार्टी अभी तक रिवाइव नहीं हो सकी बावजूद बड़ी कोशिशों के, तो फिर आपके ख्याल में सिंध रूरल तक महदूद लोग कहते हैं पार्टी आपकी हो गई है, लिहाजा वो नहीं चाहेंगे कि इस्तीफ़ा दें और हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात बने। जी सर। नहीं देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है, जो नुक्ता नज़र है, वो हमेशा ये रहा है कि हम असम्बलियों के अंदर रहेंगे, असम्बलियों के अंदर रहकर उसको इस्तेमाल करेंगे अपना जो भी प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा बीपी ने 17 सीटों के साथ अपोजिशन लीडरशिप कबूल की थी, उसको नहीं छोड़ा था। लेकिन देखें, अब हम पीपल्स पार्टी का अगर आप ये समझें कि इससे बुरी क्या परफॉर्मेंस हो सकती है जो 2018 के इलेक्शन में, पीपल्स पार्टी अगर नया इलेक्शन होता है तो उसमें गेन ही करेगी, पंजाब के अंदर भी गेन करेगी। पंजाब के अंदर तो जो इनकी हालत है, ये तो आज हल्कों में नहीं जा पा रहे, तो ये कल कैसे जाएंगे इस सूरत हाल के अंदर। तो KPK के अंदर बाकी जगहों पे पीपल्स पार्टी आगे बेहतर पोजीशन में आएगी, जनूबी पंजाब के अंदर, इवन सेंट्रल पंजाब के अंदर। रात को कल हमने एक जलसा किया लाहौर के अंदर, बिलावल भुट्टो साहब की सालगिरह, आप देखें जरा, तो बड़ी देर के बाद हमने इसको किया है और सिर्फ एक बंदे ने किया है। तो हम निकल रहे हैं, हम अपना प्लानिंग करते हैं, हम अपना तो साहब आप निकल रहे हैं। आपके लीडर ने भी यही कहा है कि अगर मेरी तकरीर के बाद अगर कोई गिरफ्तार होगा तो मैं आऊंगा। मुझे वो कहते हैं फजल रहमान मिलने आएंगे, बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि गिरफ्तारी आप ही देंगे, आपके लीडर ही हैं, और दूसरी तरफ गिरफ्तारी देने वाले नहीं है। अब नहीं, वो तो लाइटर साइड पे था मौलाना साहब की, और आपको पता है उनकी दोस्ती है पुरानी, उनका आपस में मजाक है, तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका पहला नतीजा ये निकलेगा कि मैं जेल जाऊंगा, और मौलाना आपने मुझे मेरी मुलाकात पे आना है, पहले नहीं आया आप 6 महीने। तो ये ऐसे मजाक में उन्होंने कहा कि वो आपको पता ही है कि उनके कहने का मतलब ये था कि जब हम शुरू करेंगे तो ये हुकूमत गिरफ्तारियां भी करेगी, ये केसेस भी कराएगी, अपने केसेस तो नहीं। अब्बासी साहब ने भी बयान दिया है ना कि APC के बाद सारी अपोजिशन नैब के चक्कर लगा रही होगी, और मौलाना फजल रहमान साहब को भी आज तलब किया गया है। जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि खाकान अब्बासी साहब का भी आज बयान आया है कि APC के बाद सारी ऑपोजिशन जो है वो नैब के चक्कर लगा रही होगी। मौलाना फजल रहमान साहब को भी कुछ केसेस में तलब किया गया है। तो आपको लगता है कि अब केसेस तो ऑलरेडी हैं, तो घेरा मजीद तंग होने जा रहा है? नहीं देखिए, ये मतलब उनके भी अकरम दुरानी साहब और बाकी लोगों पे केसेस हैं, तो वो सारे केसेस तो सब पे बने, सवाए हुकूमती जो पार्टी है वहाँ पे 20 से ज्यादा केसेस हैं KPK के अंदर। आप BRT देख लें, आप मालूम जबा देख लें, आप सुनामी 3 देख लें, आप खैबर बैंक देख लें, आप स्टूडेंट्स का फेक स्टूडेंट्स का अंदराज देख लें, हेल्थ के अंदर देख लें, आप जितने मर्जी उठाते चले जाएं, और यहाँ पे भी आप जिस मिनिस्ट्री को उठाएंगे आपको स्कैंडल मिलेगा। क्या बना है दवाइयों के स्कैंडल का जिस पे वजीर ने कहा था, क्या बना है आटे का, क्या बना है चीनी का, क्या बना है वो जो मास्क एक्सपोर्ट हुए थे, क्या बना है मुराद सईद की जो हुई थी। आप देखें कि यहाँ से लेकर वहां तक जो मुराद सईद मोटरवेज खोल दी है, सर्विस एरियाज बने हुए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है और कोई किसी किस्म का कोई वहाँ पे देखता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पार्टी चौधरी मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशामुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।